नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आईएएस कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं टैक्सेशन पार्ट 1 है ये टैक्स स्ट्रक्चर। देखो, टैक्स स्ट्रक्चर किस में आता है? फिस्कल पॉलिसी में आता है। सरकार को अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टैक्स लगाने होते हैं, जिससे कि प्लानिंग है, नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर है, उसके लिए जो पैसा चाहिए वो कर पाए। टैक्स को हम लोग 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। अलग-अलग क्लासिफिकेशन है इसकी। एक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इस रूप में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं वो भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एड वैलोरम और स्पेसिफिक टैक्स कौन से होते हैं वो भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन है उसी आदमी पे होता है, जैसे इनकम टैक्स होता है। अब इनकम टैक्स में क्या होगा कि और कोई इकट्ठा नहीं करेगा, आपका टैक्स है, आपकी लायबिलिटी है, आपको ये पे करना है, कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है कि थर्ड पार्टी इसके लिए लायबल नहीं है। जैसे कि मान लो सर्विस टैक्स है। अब सर्विस टैक्स में क्या है कि कस्टमर को पे करना है, लेकिन आपको इकट्ठा करना है। कस्टमर है, डायरेक्ट जमा नहीं करवा रहा है, इनडायरेक्टली वो जमा करवा रहा है। डायरेक्ट टैक्स रिड्यूसेस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का कि देखो, डायरेक्ट टैक्स है, जो गरीब है उसके ऊपर जैसे नहीं लग रहा है, लेकिन जो अमीर है उसके ऊपर लग रहा है। तो ये इस तरह के टैक्स होते हैं। समाज में जो इनइक्वालिटी होती है उसको बैलेंस करने के लिए डायरेक्ट टैक्स है वो एक इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? इज इम्पोज्ड ऑन समवन बट इट इज बर्डन गेट शिफ्टेड ऑन समवन एल्स। किसी पे लगाया जाता है और एक्चुअल में ये किसी और पे शिफ्ट हो जाता है इसका बर्डन, या बोल सकते हैं लायबिलिटी है टैक्स कलेक्ट करने की, वो किसी और की होती है। जैसे कि टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, या जीएसटी आप बोल सकते हैं। जीएसटी ये कैसे टैक्स है कि ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है किस्म से। कैसे है ये कि मान लो कोई आइटम है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल फोन है। अब मोबाइल फोन पे आपको टैक्स पे करना है, लेकिन टैक्स डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हैं। ये जो मोबाइल का डीलर है या मोबाइल कंपनी है वो फिर आपको पेमेंट इकट्ठा करेगी और जमा करवाएगी, तो इनडायरेक्ट आपकी लायबिलिटी हुई, इसलिए इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है? प्रोग्रेसिव इट मीन्स ए पर्सन पेज हायर टैक्स एज हिज इनकम प्रोग्रेसेस। स्टार्टिंग में जैसे कि अगर मान लो 2.5 लाख रुपए इनकम है और 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है, जैसे इनकम बढ़ी, मान लो 10 लाख क्रॉस हो गई, 10 लाख के ऊपर 30% है, उसके बाद अगर किसी और बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह से क्या है कि जो टैक्स स्लेब के अनुसार लगे, और जैसे जैसे स्लेब बड़ी होती जाए टैक्स है वो ज्यादा होता जाए। और हो सकता है बाद में एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद में वो टैक्स आगे नहीं बढ़े, लेकिन हम क्या बोलेंगे उसको, प्रोग्रेसिव टैक्स है ये। रिग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है? ये ऐसा टैक्स होता है रेट ऑफ टैक्स कम्स डाउन एज इनकम गोज अप। स्टार्टिंग में ये ज्यादा होता है और उसके बाद जैसे इनकम बढ़ी वो टैक्स कम होता जाता है, तो ये रिग्रेसिव टैक्स होता है। एड वैलोरम टैक्स कौन सा होता है? इट मींस टैक्स इम्पोज्ड ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी और प्रोड्यूस्ड और सोल्ड। टोटल वैल्यू 1 लाख रुपए का कोई आइटम है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको इस रूप में भी बोला जा सकता है एड वैलोरम टैक्स है। लेकिन स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? इट मींस टैक्स इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फीचर ऑफ कमोडिटी लाइक विड्थ है, वेट है, वॉल्यूम है। एग्जांपल के तौर पे अगर छोटी कार है मान लो कम टैक्स लग रहा है, बड़ी कार है ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो जब जब स्पेसिफिक हो जाए किसके आधार पे, विड्थ के आधार पे, वेट के आधार पे, वॉल्यूम के आधार पे, तो स्पेसिफिक टैक्स हो जाएगा। एड वैलोरम क्या होता है? जनरल टैक्स हो गया, वो टोटल पे। एड वैलोरम का मतलब टोटल वैल्यू पे जो टैक्स लगता है वो एड वैलोरम टैक्स कहलाएगा। टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब कि स्टार्टिंग में जैसे कि टैक्स कम होता है या नहीं होता है, फिर उसके बाद ऊपर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। There are many loophole and exemption which leave enough scope for avoidance of tax। एक होता है टैक्स को अवॉइड करना, तो वो कैसे हो सकता है? एक होता है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब ये कर को चोरी करना हुआ, कर चोरी करना हुआ, आप कर नहीं दे रहे हैं। एक होता है कि आप विभिन्न तरीके अपनाकर टैक्स को जितना हो सके अवॉइड करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली तो टैक्स कम हो गया। ठीक है, तो घर ले लिया तो उसके प्रिंसिपल पे, इंटरेस्ट पे टैक्स छूट मिलती है। तो इस तरह से आप टैक्स को जहां पॉसिबल हो सके अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करना कोई लीगल तरीका भी हो सकता है अवॉइड करने का, लेकिन इवेजन जब वर्ड यूज होता है तो उसमें क्या है, चोरी की संभावना फिर बढ़ जाती है।
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इंडिया में, और इससे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कोई ये स्लैब है, कोई वो स्लैब। हालांकि जीएसटी आने के बाद में सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है आने वाले टाइम में, लेकिन पहले क्या होता था कि अलग अलग स्लैब पे अलग अलग बहुत ज्यादा टैक्स, और वो बहुत सारे टैक्स होने की वजह से बहुत ज्यादा अवॉइडेंस भी, एविजन है, वो दोनों हो जाती थी। एक्सक्लूड टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, इंडिया में एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगता। सरचार्ज वर्सेस सेस में क्या फर्क होता है? बार बार आपने जिक्र सुना होगा, सरचार्ज लगा दिया या सेस लगा दिया, तो क्या फर्क है? सरचार्ज मीन्स टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको सरचार्ज बोलते हैं। जैसे कि 30% टैक्स हुआ, 10 लाख पे 30% हुआ, सीधा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि फ्लैट टैक्स है, मैं प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं ले रहा। या आप ये देखिए कि 10 से लेकर 20 के बीच में कितना हुआ, 10 लाख हुआ, 10 लाख से 20 लाख के बीच में, और 10 लाख पे इस पे 30% का टैक्स है, तो 3 लाख हुआ। ये 3 लाख पे जो टैक्स लगेगा, मान लो 10% सरचार्ज है, तो वो 30,000 टैक्स हो गया। 3,30,000 पे करना है। कितना? जो अमाउंट ज्यादा है 10 लाख से ऊपर उस पे। तो इट इज imposed with a view to reduce the inequality between high income group and low income group। इसका मकसद ज्यादातर ये होता है कि हाई इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप की इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। सेस इज डिफाइंड एज टेम्परेरी लेवी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फुलफिल ए पर्टिकुलर पर्पज। जैसे कि एजुकेशन सेस लगा दिया, ऑयल सेस लगा दिया, या एक्सपोर्ट सेस लगा दिया। इस तरह की चीजों को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, जैसे एजुकेशन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो सेस लगाया जाता है। पर्सनल इनकम टैक्स, इट इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, और इंडिविजुअल पे लगाया जाता है, हिंदू HUF जिसको बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके ऊपर लगाया जाता है। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, ये स्टार्टिंग में कम होता है, बाद में बढ़ता जाता है। इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन द फ्लो ऑफ एसेट्स चेंज इन द स्टॉक। जितनी आपकी इनकम होगी, इस साल अगर आपकी 10 लाख इनकम है तो 10 लाख पे के अनुसार लगेगा, पिछले साल 5 लाख थी तो 5 लाख के अनुसार लगेगा। तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। करंटली मिनिमम टैक्सेबल इनकम विद रेफरेंस टू इनकम टैक्स इज 2,50,000। स्टार्टिंग है वो टैक्स की, वो 2,50,000 है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, अगली सीमा है 2.5 लाख से 5 लाख पे 10% टैक्स लगेगा, 5 से 10 लाख पे 20%, और 10 लाख से ऊपर है 30% टैक्स लगेगा। हालांकि ये बार बार चेंज होती रहती है, लेकिन आपको एक आइडिया जरूर होना चाहिए। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स क्या होता है? जो कंपनियां रजिस्टर्ड कंपनी होती है, उनके ऊपर जो इनकी इनकम होती है, उनके ऊपर टैक्स लगने को कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है। ये जो टैक्स रेट है, डोमेस्टिक कंपनी विद 30% है, फॉरेन कंपनी की 40% है। और देयर इज ऑल्सो सरचार्ज ऑफ 10% ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, और 5% सरचार्ज है वो जो टैक्सेबल इनकम है जिसकी 10 करोड़ से ज्यादा होती है, उनके ऊपर 5% है। मतलब कि 10% और 5%, 10% डोमेस्टिक पे, 5% फॉरेन कंपनी पे है सरचार्ज। किस मुद्दे पे सरचार्ज है? जिसकी टैक्सेबल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है उसके ऊपर। ये बार बार चेंज हो सकता है। वेल्थ टैक्स क्या होगा? वेल्थ टैक्स, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, वेल्थ के ऊपर टैक्स लगने को वेल्थ टैक्स बोला जाता है। वेल्थ टैक्स, जिसको कैपिटल टैक्स भी बोलते हैं, इक्विटी टैक्स भी बोलते हैं, जो लेवी ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ पर्सन एसेट्स, उसकी पूरी एसेट्स, बैंक डिपॉजिट्स, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, ओनरशिप, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पर्सनल ट्रस्ट, ये जो एसेट्स हैं उसकी। और उसमें क्या होगा फिर? लायबिलिटी, जैसे प्राइमरी मॉर्टगेज होते हैं, लोन होते हैं, वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं। हेंस ये एक किस्म से फिर क्या माना जाएगा? नेट वेल्थ टैक्स माना जाएगा। तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दी, नेट वेल्थ टैक्स हो गया। इट टैक्सेस द एक्यूमुलेटेड स्टॉक ऑफ परचेजिंग पावर। इससे क्या नुकसान हुआ कि आपके पास जो पैसा परचेजिंग पावर थी उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। तो ये कोई ज्यादा बहुत अच्छा तरीका नहीं था, इसलिए इस टैक्स को वापस ले लिया गया 2016-17 में। अब ये वेल्थ टैक्स नहीं लगता, क्योंकि इसका कलेक्शन ज्यादा हुआ नहीं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाई, खर्चा ज्यादा हुआ और टैक्स कम कलेक्ट हुआ। फिर आता है STT, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टेस्ट। सिक्योरिटीज यहाँ का मतलब शेयर से रिलेटेड है। It is a type of direct tax payable on the value of a taxable security transaction done through a recognized stock exchange in the country। कंट्री के अंदर स्टॉक, जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, NSE, BSE, इस तरह स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, उनमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। दिस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन सिक्योरिटी लाइक शेयर है, बॉन्ड है, डिबेंचर्स है, डेरिवेटिव है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, इक्विटी बेस्ड गवर्नमेंट राइट्स होते हैं, और इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, इन सारे के ऊपर ये टैक्स लगता है। ऑफ मार्केट शेयर ट्रांजेक्शन आर नॉट कवर्ड अंडर इट। ऑफ मार्केट का मतलब कि जो मार्केट, ये एक्सचेंज के अंदर अंतर्गत है,
जिनका ट्रेडिंग नहीं होगी वो काउंट नहीं किए जाएंगे। इसमें काउंट किस कौन से होंगे, जो स्टॉक एक्सचेंज वाले होंगे काउंट होंगे। The rate for fixed taxation of STT is set by the government and depend upon the type of security। तो ये कौन से टाइप की सिक्योरिटी है और किस तरह की सेल है परचेज है, उसके ऊपर अलग अलग टाइप से हो जाता है। जैसे इक्विटी ट्रांजेक्शन है, तो जो डिलीवरी बेस होते हैं वो उस पे जो टैक्स लगेगा खरीदने पे और बेचने पे 0.1% लगेगा उसकी टर्नओवर पे। मान लो 1 लाख की आपने इक्विटी खरीदी है तो 0.1% का टैक्स लग जाएगा। 1 लाख की बेची है, यहाँ पे डिलीवरी की बात आ रही है। डिलीवरी का मतलब कि वो ट्रेडिंग की बात नहीं है, सिर्फ पूरी उसके पास में उसके जो उसमें डीमेट अकाउंट है उसमें पैसे, उसमें शेयर जमा हो जाने चाहिए, उसकी बात हो रही है। और एसटीटी फॉर परचेज इज नील। इंट्राडे ट्रेडिंग पे, जैसे ये तो था डिलीवरी पे, ये इंट्राडे सेम दिन अगर शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं तो परचेज पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बेचने पे 0.025% लगेगा। काफी कम है टैक्स इसमें। हालांकि क्योंकि ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज्यादा हो सकती है, करोड़ों में भी हो सकती है, इसलिए इस पे कोई उस हिसाब से टैक्स रखा गया है। सर्विस टैक्स सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस आर नॉट एप्लीकेबल टू एसटीटी। एसटीटी पे जो सर्विस टैक्स होगा या फिर सरचार्ज होगा ये नहीं होगा, सिर्फ एसटीटी अपने आप में एक अलग डायरेक्ट टैक्स है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब हम थोड़ा देख लेते हैं जीएसटी पे आने से पहले कि जो पहले बैकग्राउंड था टैक्स किस तरह से लगते थे। जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, सेंटर द्वारा लगाई जाती है, जो कंट्रीज में चीजें प्रोड्यूस होती है उनके ऊपर टैक्स लगता है। मेजर आइटम ऑन विच सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो इम्पोज की जाती है, जैसे शुगर है, कॉटन मिल, क्लोथ, टोबैको, मोटर स्पिरिट, माचिस या मैचिस, सीमेंट, ये सारी चीजों पे टैक्स है लगता है देश में जो चीजें प्रोड्यूस हो रही है। और जो कमोडिटी ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज एक्साइज ड्यूटी, जैसे लिकर हुआ और ड्रग हुआ, इस पे एक स्टेट लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, वो सेंट्रल एक्साइज उस पर नहीं लगता या नहीं लगता था, क्योंकि अब तो क्या है कि सारी पे ही जीएसटी हो गया। एक्साइज ड्यूटी इज कॉल्ड सेनवेट, सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स है, सेनवेट बोला जाता है, और ये सेंटर द्वारा लगाया जाता है। और वैल्यू एडिड टैक्स है किसमें से, ये कस्टमर ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज सॉरी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी उसको बोलते हैं। एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे ये ड्यूटीज लगती है। अगर वो एक्सपोर्ट पे लग रही है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी हो जाएगी। ये भी 3 टाइप की हो सकती है, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग और ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी। बेसिक डंपिंग ड्यूटी क्या होगी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, इट मीन्स ड्यूटी विच इज इम्पोज्ड ऑन मोस्ट गुड्स इंपोर्टेड इनटू अ कंट्री। कंट्री में जो चीजें आएगी उनके ऊपर जो ड्यूटी लगती है बेसिक कस्टम ड्यूटी कहलाती है। पीक रेट ऑफ ड्यूटी भी बोला जाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, इट इज पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन सस्पिशियसली लो प्राइस इंपोर्ट, कि अगर कोई सस्ता आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या है कि पीछे कुछ गड़बड़ हो रही होगी, तो इसलिए उसका प्राइस को इंक्रीज करने के लिए इंपोर्टिंग कंट्री क्या करेगा, अपने लोकल इंडस्ट्री को अनफेयर कंपटीशन से बचाने के लिए वो इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो लगा देता है। एक होता है काउंटर वेलिंग या काउंटर वेरिंग ड्यूटी। ये ड्यूटी कौन सी होती है, इंपोर्टेड गुड्स होगी जो जिसका प्राइस कम हो गया है सिमिलर डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तुलना में, क्योंकि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री जहां से माल आया था उस कंट्री ने वहां पे सब्सिडी दे रखी थी, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस प्राइस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो फिर जो इंपोर्टेड कमोडिटी होगी तो उस पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी है वो लगाई जा सकती है, इम्पोज की जा सकती है, जिससे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी बचाया जा सके और फेयर एक प्राइस है वो जनरेट किया जा सके। सर्विस टैक्स, इट वाज लेविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय बोथ द सेंटर एंड स्टेट। तो सर्विस टैक्स है सेंटर द्वारा लगाया जाता था, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इकट्ठा करती थी और उसका वितरित किया जाता है दोनों के बीच में। अब क्योंकि और थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके ऊपर। इट वाज इम्पोज्ड इनिशियली, जो सर्विस टैक्स था पहले नहीं लगता था, लेकिन ये 94-95 में लगना स्टार्ट हुआ। जैसे कि इंश्योरेंस है, टेलीफोन सर्विसेज है, ब्रोकरेज है, और भी बहुत सारी, लगभग सारी सर्विसेज है उसमें ऐड कर दी गई धीरे धीरे। सेल टैक्स और सेंट्रल सेल टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स है वो लगाया जाता है परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर, परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर लगाया जाता है। सेल टैक्स इन मोस्ट गुड्स एक्सेप्ट न्यूज़पेपर और इंट्रा स्टेट सेल्स एंड कंजम्पशन आर विद इन द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो चीज हो रही है इंट्रा स्टेट
है उसमें फिर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा और इनको वितरित भी करेगा, इसका यूज करेगा। सेल टैक्स ऑन इंटरस्टेट सेल्स ऑफ गुड्स इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही चीजें तो इंटरस्टेट गुड्स पे जो सेल टैक्स लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाएगा, जिसको कि सेंट्रल सेल्स टैक्स है वो बोला जाता है। और ये जहां पे, और पेबल किसका, ये उस राज्य को पेबल है, पेबल टू द स्टेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन जिस स्टेट में हुआ है, जहां से माल गया है, उसको ये टैक्स पे किया जाएगा। वैल्यू एडिड टैक्स कौन सा होगा? सेल टैक्स इज ए सिंगल पॉइंट टैक्स लेविड ऑन प्राइस ऑफ गुड्स। वैल्यू एडिड टैक्स है वो मल्टी पॉइंट टैक्स है, जिसमें कि टैक्स इज लेविड एट ईच स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन इन द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चेन। डिस्ट्रीब्यूटर, फिर डीलर, फिर रिटेलर, ये हर जगह पे टैक्स लग रहा है, वैल्यू एडिड टैक्स कहलाएगा, वेट जिसको बोलते हैं। सेल टैक्स वाज रिप्लेस्ड बाय वेट, तो सेल टैक्स को रिप्लेस किया वेट ने, और इन सब को रिप्लेस कर दिया फिर जीएसटी ने। तो एक्चुअल में जो पहले क्या था वो हमने पढ़ा, और अब क्या है वो ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नया टैक्स है, आने वाले टाइम में इससे देश को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि बड़ी ढांचागत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के रूप में इसको देखा जा रहा है। पहले हाईली कॉम्प्लिकेटेड था, जैसे हम देख रहे हैं दुनिया भर के टाइप की टैक्स थे, लेकिन अब क्या है कि उसको सारों को सिंप्लीफाई करके सर्विस टैक्स और गुड्स जो एक्साइज ड्यूटी उसको मिला दिया गया, और क्या कहलाया ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, वो क्या था? वो था ओरिजिन बेस्ड टैक्स, और ये क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब कि ये जिस राज्य में जा रहा है कोई आइटम है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हरियाणा से कोई चीज जा रही है, तो जिसको जा रही है ना उस राज्य को ये टैक्स मिलेगा। दैट विल बी लेविड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। और अगर कोई 1 लाख रुपए की आइटम है, उस पर टैक्स ये लगा है मान लो, और आगे चलकर वो 2 लाख की बेच रहा है, तो उसके ऊपर फिर जो ये वाला है वो तो इनपुट मिल जाएगा उसको, और रिमेनिंग पे उसको और टैक्स देना पड़ेगा। तो वैल्यू एडिशन टैक्स होता है इसमें। जीएसटी कंप्राइजेज ऑफ सेंट्रल जीएसटी। जीएसटी फिर 3 टाइप की होगी, एक सेंट्रल हो गया, एक स्टेट होगा, एक इंटीग्रेटेड जीएसटी होगा। जो सेंट्रल जीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चार्ज किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्टेट जीएसटी चार्ज किया जाएगा। इंटीग्रेटेड जीएसटी होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इंटरस्टेट सप्लाई है उसके ऊपर लगाया जाता है। 4 टाइप के जीएसटी स्लैब है, 5, 18, 5, 8%, 18% एंड 28%। आने वाले टाइम में ये सिंपल होने की पूरी संभावना होगी, और हो सकता है 2 ही स्लैब बच जाए। सेंट्रल लेवल द फॉलोइंग टैक्सेस आर सबज्यूम्ड। सबज्यूम्ड का मतलब ये सारे मिलकर सेंट्रल लेवल पे ये सारे टैक्सेस को सम्मिलित कर दिया गया है, मिला दिया गया है। अब ये अलग अलग टैक्स नहीं होंगे, जीएसटी ही एकमात्र टैक्स होगा सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है, अब ये खत्म हो गई, इसकी जगह पे जीएसटी आ गया। ऐसे ही स्टेट लेवल पे क्या है, ये सारी खत्म हो गई है। स्टेट लेवल पे स्टेट वैल्यू एडिड टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स है जो अलग अलग बॉडीज पे लगाया जाता था। सेंट्रल सेल्स टैक्स है जो सेंटर द्वारा लगाया जाता था और राज्यों द्वारा कलेक्ट किया जाता था। इन सबको मिलाकर ऑक्ट्राई, और इसके अलावा भी ऑक्ट्राई है, परचेज टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, सब पे टैक्स ये लगता था। अब ये इसकी जगह पे क्या आ गया है? जीएसटी आ गया है। तो काफी टैक्सेस थे, पहले बहुत ज्यादा टैक्सेस थे, अब उसकी जगह पे जीएसटी आ गया। हालांकि ये अलग बात है कि जीएसटी की स्लैब बना दी गई है जो आने वाले टाइम में मर्ज हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग इसको जीएसटी को गुड्स एंड सिंपल टैक्स तक भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको टाइटल देते हैं कि एक टैक्स एक देश, उस रूप में भी देखते हैं। हालांकि ये है ये क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इससे एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के रूप में इसको देखा जा रहा है। दिस टैक्स वाज रिकमेंडेड बाय कैलकट टास्क फोर्स, 2004 में इसको रिकमेंड किया गया था। उसके बाद डिफरेंट गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई की, और अल्टीमेटली ये फिर 2017 में आकर ये इम्प्लीमेंट हो पाया है, 1 जुलाई 2017 से। आइटम है जैसे कि अल्कोहल है, पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, नेचुरल गैस, इनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, और हो सकता है आने वाले टाइम में ये जीएसटी में शामिल हो जाए। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज डिक्रीज्ड जीएसटी ऑन सम आइटम एंड इवन मेड जीएसटी 0% ऑन सम आइटम। जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके जीएसटी को ज्यादा रैशनलाइज बनाया जा रहा है, आने वाले टाइम में ये और सिंपल होने की संभावना होगी। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई, जिसके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर केंद्रीय वित्त मंत्री है, उसके चेयरमैन, और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है
रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्ट्री आप बोल सकते हैं कि केंद्र में, वो भी इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा मिनिस्टर इंचार्ज फाइनेंस और टैक्सेशन, और हर राज्य से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड किया हुआ एक मंत्री है, वो इस जीएसटी काउंसिल का हिस्सा होगा। डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल है वो 3/4 मेजोरिटी से लिए जाते हैं, वोट पड़ते हैं। इसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सेंटर का उसमें 1/3 शेयर है और 2/3 हिस्सेदारी है। टोटल वोटिंग में वेटेज है वो है राज्यों की। ईच स्टेट हैज 1 वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को छोड़ते हुए हर राज्य का 1 वोट है जीएसटी काउंसिल में। जीएसटी इट मेक्स इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, जीएसटी का काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो करती है, चाहे वो जीएसटी का कौन कौन से टैक्स लगेंगे, सेस लगेगा, सरचार्ज लगेगा, कौन से टैक्स को किसमें सबज्यूम्ड होना है, सम्मिलित होना है, रेट क्या हो सकती है, ये सारे जीएसटी काउंसिल द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। इसके अलावा जीएसटी नेटवर्क है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, वो क्या है कि एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स पेयर और अदर स्टेक होल्डर, जिससे कि जीएसटी इंप्लीमेंट हो सके। आप बोल सकते हैं जीएसटी का जो प्लेटफॉर्म है वो उसका नाम है जीएसटीएन, और इसके द्वारा ही पूरा जो ट्रांजेक्शन वगैरह है वो किए जाते हैं। तो ये था टैक्सेशन पार्ट 1। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन।